हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के MCQs। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से MCQs समझा सकूं और डीपली समझने के लिए आप लोग जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूं लेक्चर वाइज वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही वो वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। चैप्टर वाइज मैं पूरा जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। इसमें एक डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है। तो देखिए, पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो बेस्ट तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती है कि ये एक अमाउंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स होती है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है, ठीक, तो वो एक अमाउंट ऑफ फोर्स है, यानी कि एक तरीके की वो फोर्स है दैट मसल्स कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल मैक्सिमल एफर्ट। यानी कि एक बार में जो मसल्स एफर्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ फोर्स दैट मसल्स कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल मैक्सिमल एफर्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं वो एक बार में जितना फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स, तो उसको हम कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग दी गई, ये जो डेफिनेशन है ये दी गई डेविड आर लैम्ब के द्वारा। ठीक है, आप लोगों को नाम अच्छे से याद रखना है, डेविड आर लैम्ब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ को किस और नाम से जाना जाता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो नोन एज डैश। तो भाई उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें मसल्स का मूवमेंट क्लियरली विजिबल होता है, यानी कि मसल्स कैसे मूव हो रही हैं, मसल्स का मूवमेंट क्लियरली विजिबल होता है। ठीक, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। MCQ के क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड। अब इसमें बोल रहे हैं कि स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो भाई देखिए, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी हम कहते हैं। इसमें मूवमेंट नहीं होता है और जो एक बॉडी पोज जो होता है एक ही बॉडी पोज में, ठीक है, जैसे वेट लिफ्टर का अगर हम एग्जांपल दें, वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल दें, तो इसमें क्या होता है एक ही पोजीशन में खड़े होकर वेट को लिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे जो स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब जब स्ट्रेंथ इस्तेमाल होती है वेट लिफ्टिंग वगैरह में, ठीक, एक ही पोज में विदाउट मूवमेंट जो भी स्ट्रेंथ यूज की जाती है, तो उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वेट योर बॉडी कैन लिफ्ट रिलेटिव टू योर बॉडी वेट। यानी कि आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कितना वेट जो है वो उठा सकती है। ठीक, तो इसको हम कहते क्या है, ये पूरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा डेफिनेशन, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या है ये? रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो कितना वजन उठा सकती है, कितना अमाउंट ऑफ वेट उठा सकती है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। यानी कि ये हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ कहलाती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वेट योर बॉडी कैन लिफ्ट रिलेटिव टू योर बॉडी वेट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं डैश इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग और फिजिकल एक्टिविटी फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अनड्यू फैटिग। यानी कि बिना अनचाही थकान के, ठीक है, जब हम कोई भी काम लंबे समय तक, कितना लंबे समय तक कोई काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को एंड्योरेंस। ठीक है, तो एंड्योरेंस क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लंबे समय तक जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी क्षमता को हम कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। यानी कि थकान को रोकने के लिए, ठीक, थकान को रजिस्ट करते हुए, यानी कि थके हल्के फुल्के अगर थके भी हैं तब भी हम अपना जो काम कर रहे हैं, ठीक, उस एबिलिटी को, उस क्षमता को कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी? एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। तो ये जो डेफिनेशन है ये हैरे ने दी। किसने दी? हैरे ने। ठीक, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं डैश इज़ द बॉडीज़ एबिलिटी टू सस्टेन
मीडियम टू हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइजेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम थ्रू द कंटिन्यूअल एक्यूसेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी की क्षमता जो होती है जिससे हम मीडियम से हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को बढ़ाते जाते हैं। ठीक, और हम अपनी एक्सरसाइजेस करते जाते हैं, मीडियम से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते जाते हैं थ्रू द कंटिन्यूअल एक्विजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हुए। तो ये जो है क्या कहलाता है, ये पूरी जो डेफिनेशन है इसको हम कहते हैं एरोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, यानी कि लंबे समय तक जो हम काम करते हैं, ठीक, काम करने की जो क्षमता होती है उसको तो हम एंड्योरेंस कहते हैं। ठीक, लेकिन जब हम लंबे समय तक जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मीडियम से हाई इंटेंसिटी तक एक्सरसाइजेस जो कर रहे हैं, मीडियम एक्सरसाइजेस से हाई इंटेंसिटी यानी कि और ज़्यादा मेहनत वाली जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, ऑक्सीजन अच्छे से ले रहे हैं। ठीक, तो ये जो होता है ये कौन सी एंड्योरेंस कहलाती है, हम इसको कहते हैं एरोबिक एंड्योरेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं एरोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एरोबिक एंड्योरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एनारोबिक एंड्योरेंस इज द टाइप ऑफ एंड्योरेंस इन द डैश ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एरोबिक और एनारोबिक का मतलब क्या है। देखिए, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी काम वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक, तो वो होती है एरोबिक एक्सरसाइजेस या एरोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, अब एंड्योरेंस का मतलब तो पता ही कि लंबे समय तक काम करने की जो क्षमता है। तो अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो हो गई एरोबिक एंड्योरेंस। ठीक, लेकिन लंबे समय तक अगर हम कोई काम कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम उसको कहते हैं एनारोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, समझने के लिए जो मैंने अभी कहा। तो इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। अब ये जो एनारोबिक एंड्योरेंस है यानी कि बिना ऑक्सीजन के लंबे समय तक काम करना, तो ये बहुत लंबे समय तक तो काम नहीं कर सकते ना बिना ऑक्सीजन के। तो जैसे स्प्रिंटिंग वगैरह है, स्प्रिंट करते हैं हम लोग जो रनिंग वगैरह, उसमें जो स्प्रिंटिंग होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइम के लिए होती है। तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं स्प्रिंटिंग, जिसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक, कभी आप देखेंगे स्प्रिंट करते हुए ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको कि एनारोबिक एंड्योरेंस इज़ द टाइप ऑफ एंड्योरेंस इन द डैश ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म शॉर्ट टर्म एक्टिविटी सच एज स्प्रिंटिंग। तो डैश में जो आएगा वो आएगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं डैश इज रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एंड्योरेंस, यानी कि जहाँ पर स्पीड और एंड्योरेंस मिलते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन है स्पीड और एंड्योरेंस का, तो हम उसको कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे स्पीड एंड्योरेंस। सिंपल सी बात। ठीक, स्पीड एंड्योरेंस। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, यानी कि लंबे समय तक जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक, एक टाइम पीरियड, एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया, तो उसमें हम जो भी काम कर रहे हैं, लंबे समय तक काम करने की जो हमारी क्षमता है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, ठीक, तो उसमें स्पीड कितनी हम रख रहे हैं। तो जब ये स्पीड और एंड्योरेंस दोनों जुड़ जाती हैं तो हम उसको कहेंगे स्पीड एंड्योरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश इज़ द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। ठीक है, एंड्योरेंस के साथ में हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेंथ नहीं था, स्पीड था। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी एक लंबे समय तक जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारी जो क्षमता है, उसमें जब हम स्ट्रेंथ को जोड़ देते हैं, यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ, हम कितने लंबे समय तक मजबूती से काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक, हमारी वहाँ पे जुड़ जाती है, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, आप लोगों को जो लेक्चर्स वाली वीडियोस हैं उनमें मैं अच्छे से समझा पाऊँगा इसको। ठीक है, अभी हम लोग MCQs को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के समझ में थोड़ा बहुत ना भी आ रहा हो। ठीक, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी MCQs के अकॉर्डिंग समझने की, फिर मैं आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं उनके अकॉर्डिंग समझाऊँगा। ठीक है, उनमें डीपली समझाऊँगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या कह रहे हैं, डैश इज़ नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही ज़रूरी टास्क को करने के लिए जो एंड्योरेंस चाहिए होती है। ठीक है, अब एंड्योरेंस का मतलब आप समझ लीजिए कि लंबे समय तक हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने की एबिलिटी, ठीक है, क्षमता, कि हम इतने लंबे समय तक कोई भी काम कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या कहलाती है, यानी कि किसी स्पेसिफिक टास्क को जब हम लंबे समय तक कर सकते हैं तो वो कहलाती है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें कह रहे हैं कि एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि एक तरीके की ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की सीरीज़ होती है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, ठीक, इसमें रिलीफ पीरियड भी होता है, और ये कहलाता क्या है, ये कहलाता है इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरवल, इसको हम कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, यानी कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कई सीरीज़ में होता है। ठीक है, कई तरीक़ों से होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश इन्वॉल्व्स वेरिंग द इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ योर रन टू इम्प्रूव योर फिटनेस एंड एंड्योरेंस, यानी कि हमारी जो एंड्योरेंस और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो स्पीड होती है हमारी रनिंग की, ठीक है, हमारी जो रनिंग की स्पीड होती है उसको कभी कम करना, कभी ज़्यादा करना, कभी कम करना और कभी ज़्यादा करना, ठीक है, ये इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो ये किस तरीके का मेथड है, इसको हम कहते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश, अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, इसमें कह रहे हैं कि स्पीड इज़ द रेट एट विच अ पर्सन मूव्स हीज हर बॉडी और पार्ट्स ऑफ हीज हर बॉडी, यानी कि एक इंसान जब अपने बॉडी पार्ट्स को या अपनी बॉडी को कितनी स्पीड पर, कितने रेट पर जो है मूव कर पाता है उसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई, ये जो डेफिनेशन है ये जॉनसन एंड नेल्सन के द्वारा दी गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डैश इज़ द स्पीड एट विच द मूवमेंट इज स्टार्टेड फर्स्ट, यानी कि स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है, ठीक, तो सिंपल सी बात है, उसको हम कहेंगे स्टार्टिंग स्पीड। ठीक है, जिसमें मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट होता है जिस स्पीड में, हम उसको कहते हैं स्टार्टिंग स्पीड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, स्टार्टिंग स्पीड इज़ द स्पीड एट विच द मूवमेंट इज स्टार्टेड फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं द एबिलिटी टू एक्सेलरेट एज फास्ट एज पॉसिबल इज़ नोन एज, यानी कि जो स्पीड को, ठीक है, यानी कि स्पीड कितनी तेज़ी से हम बढ़ा सकते हैं, तो जितनी तेज़ी से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, जितना तेज़ी से, ठीक है, एज फास्ट एज पॉसिबल, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन स्पीड। ठीक है, जितनी तेज़ी से बॉडी का जो मूवमेंट है वो मतलब एक तरीके से स्पीड जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन स्पीड। अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं डैश स्पीड इज़ द स्पीड एट विच अ यूनिट कैन मूव, यानी कि कोई भी चीज़ जिस स्पीड पर मूव करती है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट स्पीड। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी एक यूनिट है या जो भी एक बॉडी है वो किस स्पीड पर मूव कर रही है उसको हम कहते हैं मूवमेंट स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं डैश मीन्स द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन स्पाइट ऑफ फैटिग और विदाउट अनड्यू फैटिग, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक जो मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड है लंबे समय तक बनाए रखना, मेंटेन करे रखना, ठीक है, और उसमें थकान भी ना होना। तो ये जो है इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस, यानी कि लंबे समय तक एक स्पीड मेंटेन करके रखना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मेंटेन करके रखना और उसमें थकान ना होना, तो उसको हम कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं डैश इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्प्रिंट, यानी कि स्प्रिंट, ठीक है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ स्प्रिंट जिसमें क्या होता है, रनिंग स्पीड क्या होती है,
धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसे जॉगिंग से लेके स्ट्राइडिंग हो जाती है और फाइनली स्प्रिंट में बदल जाती है। और मैक्सिमम पेस यानी कि मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन रन, ठीक है, एक्सेलरेशन रन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। डैश मीन्स टू रन द होल डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि होल डिस्टेंस यानी कि जो पूरी डिस्टेंस है उसको रनिंग करना, ठीक है, दौड़ना, जो पूरी डिस्टेंस है उसको कवर करना दौड़ के, और उसमें क्या है कि एक ही स्पीड पर एक कांस्टेंट स्पीड बनाए रखना, कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो उसी स्पीड में लंबे समय तक दौड़ना, ठीक है, यानी कि जो पूरी डिस्टेंस है वो एक ही स्पीड में दौड़ना, इसको हम कहते हैं पेस रनिंग। क्या कहते हैं इसको? पेस रनिंग। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट और मसल टू मूव टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन, यानी कि हमारे जो जॉइंट होते हैं और मसल्स होती हैं वो कितनी रेंज तक मूवमेंट कर सकती हैं, ठीक है, कितनी रेंज तक मोशन कर सकती हैं, ठीक है, उनका रेंज ऑफ मोशन कितना हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं डैश इज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट और मसल विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स हेल्पिंग इट टू गो देयर, यानी कि बिना किसी बाहरी मदद के या बिना किसी अपने जैसे मान लेते हैं कोई भी अपना बॉडी पार्ट है हमारा, ठीक है, उसको हमें मूव करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए या मूव करने के लिए जब किसी दूसरे बॉडी पार्ट की, यानी कि हमारे जो बॉडी का कोई भी दूसरा जो पार्ट है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसको कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इतना ही इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है, देखिए मैं अपने आप जो मूव कर रहा हूँ वो इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सपोज़ कीजिए ये, तो ये इतना मूव हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इस हाथ का इस्तेमाल करके इसको और मूव करूँ, ठीक है, देखिए अब ये और मूव हो रहा है, तो अब समझिए, तो अभी मैं इतना मूव कर रहा था, तो ये तो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बिना किसी बाहरी मूवमेंट के, ठीक है, जो है ये मूव हो रहा है, ठीक है, फिंगर्स मूव हो रही हैं। लेकिन अब मैं जब इसको और मूव करना चाहूँ तो मुझे जो है दूसरे हाथ की मदद लेनी पड़ रही है, तो ये हो गया पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी स्पोर्ट्समैन, यानी कि जो शुरुआती स्टेज होती है स्पोर्ट्समैन की, उनके लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, अब ये पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होती है, यानी कि हमारा जो पूरे बॉडी का जो सिस्टम है जब एक साथ काम करता है, ठीक है, एक साथ एक दूसरे की मदद करता है, बेहतरीन तरीके से काम करता है, तो हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, यानी कि हर एक बॉडी पार्ट सहयोग कर रहा होता है पूरी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने में और अच्छे से उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करने में, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं स्पोर्ट्समैन के लिए उनकी इनिशियल स्टेज में। तो इसको ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी? ये जो डेफिनेशन है ये जिमरमैन एंड निकलिश ने दी, ठीक है, जिमरमैन एंड निकलिश के द्वारा ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इसमें कोई भी सुधार अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।